हेलो बच्चों, मैं स्मिता हाजिर हूँ हिंदी ग्रामर की समस्याओं का समाधान लेके। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि हम संधि पढ़ रहे थे। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में हम अच्छे से जान चुके हैं। आज मैं लेके आई हूँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को यदि हम मुख्य बिंदु के आधार पर समझेंगे तो इसे हमारी एग्जाम में पहचानना या संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम अपने विषय को आगे लेकर चलते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विसर्ग संधि। विसर्ग का चिन्ह तो आप सभी पहचानते ही होंगे। यह है विसर्ग। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल, जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ बिंदु हैं जिन्हें मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। आप चाहे तो इन्हें लिख भी सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, जिससे आपको यह बहुत ही सरल लगेगी। पहला है अ प्लस विसर्ग प्लस ई, बड़ी उ या य, र, ल, व, ह। इन सब को जब मिलाते हैं तो उ बनता है। विसर्ग के पहले अ आए तो, यानी कि यह है विसर्ग। हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो हमें विसर्ग को हमेशा ध्यान में रखना है। विसर्ग संधि से पहले यदि अ आता है और उसके बाद यदि अ वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, अ वर्ग यानी कि अ, आ, ई, उ, तो उसका यदि तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, यानी कि ई, उ, और पंचम वर्ण आता है, या फिर य, र, ल, व, ह यह आता है तो विसर्ग का उ हो जाता है। यहाँ विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा यदि उसके पहले अ है और उसके बाद में अ वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण यानी कि छोटाई, बड़ाई और उ आता है, या फिर य, र, ल, व, ह आता है, तो विसर्ग उ में परिवर्तित हो जाता है। और यह उ पूर्ववर्ती अ से मिलेगा। जब भी यह उ पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाले अ से जाकर जब मिलता है तो यह बन जाता है ओ। तब यह क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। जब विसर्ग से पहले अ या बाद में ई, उ या य, र, ल, व, ह होता है तो विसर्ग उ में बदल जाता है और फिर वही विसर्ग पहले पूर्ववर्ती वाले अ से मिलकर ओ में बदल जाता है, जिसका उदाहरण इस प्रकार है। मन प्लस रथ, मनोरथ। इसमें पहले अ है, न में अ स्वर लगा हुआ है, फिर विसर्ग है, बाद में र है, तो यहाँ पर क्या हुआ? उ हो गया, विसर्ग का उ हो गया। फिर यह उ अ से मिला, पूर्ववर्ती अ यानी कि जो विसर्ग के पहले अ है उससे जब ये मिला, उ पूर्ववर्ती अ से मिला तो यह ओ में बदल गया, तो मनः रथ से मनोरथ हो गया। जैसा कि हमने आगे गुण संधि में भी पढ़ा था, आपको याद होगा, अ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है। यहाँ भी वही हुआ है, अ प्लस उ ओ में बदल गया है। जो उ है वो पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ में बदल गया है। अब हम देखते हैं एक और उदाहरण है, मन प्लस विकार, मनो विकार। यहाँ पर क्या है? वही न में अ है, फिर विसर्ग है और फिर व है, या ये छोटे की मात्रा है, तो अ प्लस विसर्ग प्लस छोटे की मात्रा है तो ई,
तो यह सब मिलके क्या हो जाएगा, पहले ऊ हो जाएगा और ऊ जब पूर्ववर्ती अ से मिलेगा तो उसका ओ हो जाएगा और इसी वजह से यहाँ पर मनः प्लस विकार का मनोविकार हो गया है। इसका अगला उदाहरण है मनः प्लस हर। यहाँ भी यही हो रहा है, न में ह है, फिर विसर्ग है, फिर ह है, तो यह ऊ हो जाता है और फिर यह ऊ पूर्ववर्ती अ से मिलकर ओ में बदल जाता है और यह हो गया मनोहर। अब है दूसरा अपना इसका इम्पोर्टेंट बिंदु, ध्यान से सुनिएगा। ई या ऊ जब विसर्ग से मिलते हैं और फिर बाद में उसमें क ख प फ होता है तो यह सब मिलकर श बन जाते हैं। कैसे, देखिए, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ होता है, यह विसर्ग है मध्य में, उससे पहले यदि ई या ऊ होता है और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ होता है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए। नि प्लस काम बराबर निष्काम। यहाँ विसर्ग के आगे छोटा नी है, विसर्ग है और फिर क है, तो यह सब श में बदल गए और यह निह काम से विसर्ग जब बदला तो श में बदल गया और यह निह काम से निष्काम हो गया। ई प्लस क बराबर ष, षटकोण का। उसी प्रकार निह प्लस फल निष्फल, यहाँ भी छोटा ई है जो फ के साथ मिल रहा है और उसी वजह से यहाँ पर विसर्ग का श हो गया है। विसर्ग किस में बदल गया है, श में, तो यह निष्फल हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा बिंदु है अ आ जब विसर्ग से मिलते हैं और फिर बाद में क ख या प फ का मेल होता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि विसर्ग से पूर्व अ आ तथा बाद में क ख या प फ हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, प्रातः काल, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पर विसर्ग के बाद क है, प्रातः काल शब्द ऐसा का वैसा आ गया है। अ प्लस विसर्ग प्लस क यानी कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ है अंतःकरण, अंत प्लस कर्ण अंतःकरण। अ प्लस क विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अंतःकरण वैसा का वैसा आ जाएगा। इसका चौथा बिंदु है ह्रस्व जब विसर्ग से मिलते हैं और बाद में र का मेल होता है तो दीर्घ और लुप्त ऐसा परिवर्तन हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र रहे तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। इससे पहले ह्रस्व स्वर हो तो वह दीर्घ हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं उदाहरण के साथ। नी में कौन सी मात्रा है, छोटी, यानी कि छोटा ई यानी कि ह्रस्व ई। उसके बाद है विसर्ग और फिर है र, तो यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी कि यहाँ से विसर्ग हट जाएगा और जो ये ह्रस्व नी है यानी कि छोटा ई है वो बड़े ई में बदल जाएगा और निरव का नीरव हो जाएगा। ई ह्रस्व ई प्लस विसर्ग प्लस र यानी कि बड़ा ई दीर्घ ई और विसर्ग का लोप हो गया। यहाँ पर है नी प्लस रच छोटा नी ह्रस्व ई प्लस विसर्ग प्लस र यानी कि विसर्ग का लोप हो गया और ह्रस्व ई दीर्घ ई में परिवर्तित हो गया और यह हो गया नीरज।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु, पांचवें बिंदु की ओर। विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा ल, य, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। ध्यान से देखिएगा इसे। जैसे कि नी प्लस विकार, यानी कि न छोटा ई है, फिर विसर्ग है और फिर विकार, तो ये हो गया निर्विकार। ई छोटा ई विसर्ग प्लस व, यह मिलकर क्या हो गया र, तो यह हो गया निर्विकार। यह हो गया छोटा र में परिवर्तित हो गया, क्योंकि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर होता है और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण होता है या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। तो यहाँ पर व आ रहा है और यहाँ आगे विसर्ग के आगे अ और आ को छोड़कर यह ई स्वर है, तो यहाँ पर विसर्ग र में परिवर्तित हो गया, इसलिए यह निर्विकार हो गया। अब ये दु प्लस गुण, दु, यहाँ भी उ स्वर है, विसर्ग है और ग है। ग क्या है? ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है। जैसा कि हमने पहले देखा है, किसी भी वर्ण का वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो तब भी विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। तो ग क्या है? क वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो उ, विसर्ग और ग यह मिलकर र में परिवर्तित हो गए और ये दु गुण से दुर्गुण हो गया। क, ख, ग, यह ग वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यह बात यहाँ पर भी लागू होती है। अब इसका पांचवा बिंदु, विसर्ग के पहले स्वर और बाद में च, छ, श हो तो विसर्ग श में बदल जाता है। विसर्ग के पहले कोई सा भी स्वर होता है और बाद में च, छ या श होता है तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसके उदाहरण, नी, ई स्वर है, इसमें विसर्ग है और छ है, तो यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में परिवर्तित हो गया और यह निश्चल से निश्चल हो गया। नी प्लस चय, यहाँ भी छोटा ई है, विसर्ग है और च है, तो यह विसर्ग श में परिवर्तित हो गया। ई विसर्ग प्लस च यानी कि श, तो यह हो गया निश्चय। अभी हमारा सातवां बिंदु, विसर्ग के आगे व बाद में अ होता है तो पहला अ विसर्ग से मिलकर ओ हो जाता है और बाद वाले अ का लोप हो जाता है, और इस प्रकार से हम लोप हुए अ के लिए यह लोप चिन्ह लगाते हैं। जब विसर्ग के पहले और बाद में अ होता है तो पहले हम विसर्ग और पहले वाले अ को मिलाते हैं तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है, और बाद वाले अ के लिए हम यह लोप चिन्ह लगाते हैं। जैसे प्रथम विसर्ग प्लस अध्याय, तो यहाँ पहले भी अ स्वर आ रहा है, बाद में भी अ है, तो पहला अ और विसर्ग मिलकर बन गए ओ, और बाद वाले अ का हो गया लोप चिन्ह और यह हो गया प्रथमोध्याय। अब है हमारा आठवां बिंदु, विसर्ग के श षटकोण स होने पर या तो विसर्ग यथावत रहता है या आगे वाले वर्ण में बदल जाता है। कैसे? देखिए, जब विसर्ग है और उसके बाद श और स आता है तो या तो वह यथावत रहेगा या बदल जाएगा। तो नी प्लस संदेह, तो यहाँ विसर्ग के बाद स आ रहा है तो यह यथावत वैसा ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। निसंदेह, निसंदेह।
निसहाय, निसहाय, वैसा का वैसा ही रहेगा। हमें इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारे मुख्य 8 बिंदु थे जो विसर्ग संधि पहचानने में हमारी बहुत मदद करते हैं। इन्हें याद रखिएगा, एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गई है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यह तो थी संधि, हमारी तीनों संधियों के प्रकार आज पूर्ण हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यह संधियाँ संस्कृत में भी होती है और हिंदी में भी होती है। संधि रियल में संस्कृत की ही एक ग्रामर की चीज़ है, संधि हिंदी में अलग से नहीं होती है, किंतु फिर भी हिंदी में कुछ संधियाँ हैं जिसे हम इस प्रकार देखते हैं। संधि संस्कृत भाषा की विशेषता है, संस्कृत की तरह हिंदी में भी संधियाँ हैं। देखिए, हिंदी की संधियाँ हैं हर प्लस एक, हर एक, नदी प्लस ओ, नदियों, लड़का प्लस पन, लड़कपन, हाथ प्लस कड़ी, हथकड़ी, सब प्लस ही, सभी, लेना प्लस देना, लेन देन, पानी प्लस घाट, पन, घट। यह है हिंदी की संधियाँ। इसी के साथ हमारा आज का विषय यहीं समाप्त हुआ। बच्चों, आपको परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मेरे वीडियो से आपको यदि कुछ भी फ़ायदा मिलता है मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। परीक्षाओं के लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।